नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जिनके चर्चे गत करीब 2 महीने से चरम सीमा पर हैं, जिनकी हिम्मत की हम दुहाई देते हैं और जिनके बेबाक उच्चारण से मैं समझता हूं कि आज नहीं तो आवती कल की पीढ़ी को भी एक दिशा सूचन मिलेगा कि नहीं, जब सूरज ढल रहा था, अंधेरा छा रहा था, पृथ्वी का पटल अंधेरे से गिरने वाला था, तब कहीं एक छोटा सा दीपक अपनी तेज पुंज बेरता हुआ उजास करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं मधु जी को पत्रकार कहूं, खोजी पत्रकार कहूं, एक ऑथर कहूं, एक्टिविस्ट कहूं, क्या सम्मानों से विशेषणों से उन्हें नवाजूं, मेरी समझ में नहीं आता, मगर मधु किशोर में ही सब आ जाता है। मैं नहीं मानता वो किसी परिचय की मोहताज है। तो ज्यादा समय उसमें नहीं बिताते हुए हम सीधे चलेंगे मधु जी के पास। नमस्कार मधु जी, स्वागत है आपका हमारी एक छोटी सी द रियल डिबेट चैनल पर। आपने हमें समय दिया, इसलिए धन्यवाद। शुरुआत करते हैं मधु जी कि आप जिन बातों को पहले ना मैं अपना परिचय थोड़ा सही कर दूं। जी, आप दे सकते हैं। मैंने सोचा कि आप परिचय की मोहताज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं इसलिए क्योंकि कुछ बातें अहम हैं। आपको कोई बात नहीं, फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी, पहले तो आई फील डीपली ऑनर्ड कि आप जैसा सीनियर व्यक्ति, अ स्कॉलर पॉलिटिशियन हैज chosen to invite me on his channel, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं बताऊं, आपने कहा ना कि पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही, जब मैं कॉलेज से निकली एमए पास करके, तो मैंने ये ज़रूर तय किया था, हालांकि लिखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस देश के जो इतने ज्वलंत मुद्दे हैं वो बचपन से ही मुझे आक्रोशित करते रहे। तो मुझे पता था मैं लिखूंगी ज़रूर, इनके बारे में पढ़ूंगी, बोलूंगी, लेकिन मैंने पत्रकारिता प्रोफेशन के रूप में नहीं चुनी और बहुत सोच समझ के। उसका कारण था कि मैं चाहती थी कि मेरी, उन दिनों मैं कहती थी मेरी कलम आज़ाद रहे, इसलिए, और कलम में तो सरस्वती माँ का वास होता है, तो मैं किसी के अधीन होकर कुछ न लिखना पड़े, मुझे कभी भी अपनी रोजी रोटी के लिए ना लिखना पड़े, तो फिर आज़ादी नहीं रहती। अगर आपको ये है कि मैंने कुछ कर दिया तो जिस पेपर में मैं लिख रही हूँ वो मुझे बंद कर देंगे या निकाल देंगे, तो मेरा किराया कहाँ से आएगा, मेरे घर का राशन कहाँ से आएगा, तो वो सब मजबूरियां नहीं मैं चाहती थी। और कलम की आज़ादी मैंने, फॉर मी इट्स अ सेक्रेड ट्रस्ट, और भले ही मुझसे कभी कभार भूल चूक हो जाती है लिखने में, क्योंकि आपके पास तथ्यों की कभी कमी है तो आपके निष्कर्ष उसी किस्म से जाते हैं, पर जैसे नए तथ्य आते हैं तो मैं तुरंत अपने को रिवाइज, अपनी पोजीशन को रिवाइज कर लेती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ फैक्टेरियन, अ ट्रूथ विंगर। दूसरा, मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना, ये नहीं कि बहुत हाई स्टेटस वाला प्रोफेशन है, और उन दिनों तो मात्र 750 पलटी तनख्वाह से मैं लेक्चरर की जॉब ज्वाइन की, जबकि मेरे साथ मैं आज भी पढ़ाता हूँ। जी, मैं भी पढ़ाती हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि हाई स्टेटस उस लिहाज से नहीं माना जाता, क्योंकि मेरे साथ के अधिकतर लोग आईएएस, आईएफएस, विदेशी यूनिवर्सिटीज में गए और वो सारी दुनिया में दे लॉन्च देमसेल्व्स। मैंने एक छोटी सी नौकरी बेहतरीन समझी, क्योंकि इसमें आज़ादी संभव है। आप क्लासरूम में अपना काम कराओ, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, लिखना है, पढ़ना है, आपको
कोई डिक्टेट नहीं कर सकता यदि आप डिक्टेट न होना चाहे तो। और बिल्कुल दूसरा, सही। आप बहुत काम कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, फीचर फिल्म बनानी है, थिएटर का काम करना है, लेखन का करना है, टीचिंग के साथ ये सब संभव है। और जो मानुषी पत्रिका मैंने स्टार्ट की तो वो, उसमें भी सबसे पहले था फॉरेन फंड नहीं लेंगे, सरकारी ग्रांट नहीं लेंगे, कॉरपोरेट इश्तिहारों पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जी, सो इट हैज टू बी अ रीडर सपोर्टेड जर्नल। बहुत बहुत उसमें मुश्किल भी, काम है, हाँ, तो बहुत मेरा मुश्किल। ये था कि अगर रीडर्स नहीं सपोर्ट करते तो बंद कर देंगे, हमारा कौन सा इसमें कोई। और ये भी कि मैंने अपने मानुषी के माध्यम से जो भी काम किया, यानी लेखन का, फिल्म्स का, वो पैसा मेरी जेब में कभी नहीं जाएगा। ये समाज का काम है और मेरा रिश्ता मानुषी के साथ या समाज के काम के साथ देने का होना चाहिए। मेरी जेब से निकाल के दूं, ना कि मेरी जेब में डालूं। ये जी, बहुत सख्त मैंने अपने ऊपर अनुशासन अ, जी, अ, अ, अपने ऊपर ही अनुशासन नियम तय किए, किसी ने तो कहा नहीं था। और प्रयास मेरा रहा है कि भरपूर इन अनुशासन नियमों के अंदर ही, इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर मैं काम करूं। जी। धन्यवाद मधु जी, आपके बारे में जो आपने और भी हकीकतें जोड़ी, मैं मानता हूँ कि हमारे दर्शक मित्रों को एक मिनट, मुझे लगेगा। इन्हें बंद करना पड़ेगा, ये इनकमिंग कॉल आ रही है। नीलू जी, I'll send someone. I'm on a on call. We are recording a program, so I'll send someone. Okay, no problem. शिशपाल, शिशपाल, क्या नाम है इसका, हे भगवान। करण, इधर आ। ये बहुत ही नालायक है अतुल। इसको बोला था सुबह सुबह वो जाके टिफिन इसने पहुंचाना है किसी के घर, इसको बोलो लेके जाए। कोई चीज डंडा ना चलाओ इसके ऊपर, तू याद ही नहीं रहता इस बच्चे को। उसे बोलो वो टिफिन ले जाए। शिशपाल को पता है कौन सा टिफिन, इसको भी पता है। अब क्या करती, बीच में कॉल आ रहा है उनका। अब ये फोन ले जाओ और किसी फोन को आने मत दो। अब मेरे पास इसी से व्हाट्सएप आते हैं, यू टेक दम इमीडिएटली, किसी को आने मत दो, फोन बंद करना है बंद कर दो, सो दे विल नॉट कम। बट अतुल को भेज दो जहां उसने टिफिन लेके जाना है। माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसमें कोई माफी वाफी की जरूरत नहीं। हम वैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे कोई हमारे कार्यक्रम में कोई क्षति नहीं होती। आप हाँ, बिल्कुल, पर मैंने अब फोन बाहर कर आपने, दिया कोई बात ताकि, नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो दर्शक मित्रों, में ये कह रहा था कि मधु जी का विशेष परिचय भी उन्होंने जो जोड़ा है, मानता हूं कि हम सबके लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। और आने वाले समय में हम अपेक्षा करते हैं कि इनके निमित्त से और भी चीजें इस दुनिया में, इस देश में हमारे सामने आती रहेगी। मैं ये भी कहूंगा कि जैसे टेनिस का सर्वोच्च सम्मान विंबलडन टाइटल है, मगर अगर आपको विंबलडन टाइटल के लिए विंबलडन खेलना है तो आप प्रोफेशनल नहीं रह सकते। और ठीक वही काम मधु जी ने किया है। शिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए कहा जाता है कि पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजय। पुत्र और शिष्य ऐसे पैदा होने चाहिए, इसे बाहर निकल कर आने चाहिए, जो जिनके नाम से गुरु या पिता जाना जाए। और इसीलिए संस्कृत में भी कहा है कि उत्तमा आत्मना ख्याता पितु ख्याता समध्यमा कनिष्ठा मातुला ख्याता श्वशुराधवा धमा। तो स्वनाम धन्य मधु जी अपनी, मैं कहूंगा जरूर कि अपनी भविष्य
अपने लेखनी से, अपने हाथ से लिखते हैं। माँ सरस्वती की इन पे कृपा बनी हुई है। तो ये परिचय और ये छोटी सी टिप्पणी के साथ हम सीधे चलेंगे मधु जी के पास। मधु जी, स्वागत है आपका, और जिस तरह से आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शक मित्रों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा और हमें आप जैसे व्यक्तित्व के साथ बात करने का मौका। शुरू करते हैं मधु जी कि आप जिन बातों को लेकर आजकल सुर्खियां में हैं, वो बातें आजकल की तो है नहीं। फिर यह समय एक बार फिर से इन बातों को उजागर करने के लिए आपने क्यों उचित समझा? आपने क्यों ये समय चुना कि आप इसे फिर से उजागर करें? मैंने बिल्कुल ये समय नहीं चुना, ना मुझे अंदाजा था। आई कुड नॉट हैव ड्रीम्ड एट ऑल दैट एक वो जो ट्वीट है उसमें एक बहुत संक्षिप्त रूप में मैंने वो बातें ऐसे ही अनायास कह डाली जो मैं पिछले 12 वर्षों से कहती आई हूँ, और इससे ज्यादा कड़े शब्दों में, इससे ज्यादा कठोर शब्दों में मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो दोगलापन है, जो डिसेप्शन है, मतलब इन्होंने वैसे तो इस्लाम के मुरीद हैं, अब सब देश देख चुका है, लेकिन इस्लाम से इन्होंने अल तकिया का जो डॉक्ट्रिन है ना, वो भली भांति परफेक्शन की तरफ लेके ये गए हैं। पर उसमें एक एड ऑन किया, इस्लाम में अल तकिया दूसरों को यानी काफिरों को डिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, अपने लोगों को नहीं। मोदी जी तो अपनों को डिसीव करते हैं अपने बनकर, जैसे रावण साधु के भेष में आया था सीता का अपहरण करने, तो ये साधु के भेष में व्याभिचारी व्यक्ति जिसने हर मर्यादा उल्लंघन की है, जिसके लिए पाप पुण्य का कोई फर्क ही नहीं है, जिसमें सच झूठ का कोई फर्क ही नहीं है, और इतने मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं अपने झूठों में ही और अपनी नौटंकी में, कि भूल जाते हैं कि आज सोशल मीडिया के युग में आप भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया को गुलाम कर लो, पैसे से, डर से, डंडा चला के या प्रलोभन दे के, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक एक फुटप्रिंट आपका जीवंत रहता है, और लोग आईना दिखाने के लिए आ जाएंगे। आपने मुंह खोला नहीं, आपसे छोटी भी चूक हुई तो लोग आईना दिखाने आ जाएंगे आपकी चूक सुधारने के लिए। और जो अक्लमंद होता है वो इसका, जैसे मेरे से भी अगर कोई थोड़ी भी चूक होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे वेलविशर्स या क्रिटिक्स भी आके तुरंत कहते हैं नहीं ये सही नहीं, ये सही है, इसको अमेंड करो। और जहां मुझे लगता है कि जो मुझे फीडबैक दी गई है वो सही है, तो मैं धन्यवाद करके उसको अमेंड करती हूँ। पर एक बंदा ऐसा है जिसको चेताने से कुछ नहीं, फैक्ट से कुछ नहीं, इतना दुष्ट व्यक्ति शायद ही भारत में कोई दूसरा पैदा हो, और फरेबी, दुष्ट भी फरेबी भी। अच्छा, वो दुष्ट जो खुल के दुष्टता करते हैं जैसे हिटलर ने की, वो दुष्ट जो खुल के सहार करते हैं, वो फिर भी आप झेल सकते हैं। औरंगजेब रहा या कितने जो आक्रांता हमारे देश में आए, लड़े, खुल के जनसहार किए, खुल के महिलाओं को निर्वस्त्र करके बाजारों में बेचा और अपने हैरम्स में बिठाया, वो खुल के किया उन्होंने। उसमें तो कोई थोड़ी बहादुरी तो है। ये तो सब पर्दे के पीछे करते हैं। अच्छा, पर्दे के पीछे भी जो करना है व्यास जी, तो चुपचाप करो, नौटंकी मत करो कि आप महात्मा हो। तो बहुत सी बातें इनकी जैसे जैसे मुझे दिखती गई, केवल इनके चरित्र के बारे में और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बहुत कम बोली, लेकिन हर वक्त जब इन्होंने देश या धर्म के विरोध में कोई काम किया जो जिससे देश को बहुत नुकसान पहुंचता है, उस हर वक्त मैंने इन्हें चेताया, क्रिटिसाइज किया। और मेरी तो वीडियोस हैं
2-2 घंटे की, मोदी के अक्षम्य अपराध, मोदी से जी मोह भंग क्यों, वो जी इकट्ठा करके मैंने 2014 से इन विषयों पर इनको चेताया और सवालिया निशान लगाया कि जो आप कर रहे हो और जो आप कह रहे हो उसमें बहुत अंतर है और ये जी नुकसान कर रहा और मैं क्योंकि लार लपेट करना जानती नहीं हूँ, मेरी भाषा वही होगी चाहे वो हमारे गली का चौकीदार हो या प्रधानमंत्री हो। जी। मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं उसी से दोगलापन आपको मंजूर, दोगलापन आपको मंजूर नहीं है। मेरे स्वभाव में नहीं है। अब जी, मंजूर क्या करूँ, ये जो माँ-पिता का भी दोष होता है, नहीं आपकी उन्होंने जी प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में नहीं, बिल्कुल नहीं, जी, वो आगे संभव ही चलते नहीं हैं। है। जी, मधु जी आगे चलते हैं। ये आपने जो बात कही, आपने रावण का उदाहरण दिया। आप तो सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाली व्यक्ति है। शायद आपके पीठ के पीछे में आदि शंकरा का फोटो देख रहा हूँ, शायद शायद आधा ही दिख रहा है, इसलिए जी, जी, मैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बस अच्छा हुआ। तो ये जो परिस्थितियां हैं, रावण ब्रह्मा जी का प्रपौत्र था, उसकी माँ राक्षसी थी, तो उसने राक्षस में से रा आगे लगाया और वन जो देवताओं का था वो पीछे लगाया। जी, तो रावण का मतलब यह है कि राक्षसी वृत्ति ने हमेशा उसको गाइड किया। हावी हो गई। और इसके समकक्ष एक पात्र इतिहास में हो गया जिसको हम गोबल्स कहते हैं। गोबल्स का एक पॉपुलर थियरी प्रोपाउंडेड ये है कि ये लाई टोल्ड रिपीटेडली डॉन्स द गार्ब ऑफ द ट्रूथ। अगर बार बार से एक झूठी बात कही जाए, यानी झूठ कहा जाए, तो वो अपने आप में सत्य के आंचल धारण कर लेता है। तो शायद भ्रष्टाचार की विरुद्ध बातें करके मोदी जी ने अपना जो क्रीज पे जब गार्ड लिया, तब ये सब चीजें उन्होंने कही थी। मगर वास्तव में आप हेमंत विश्व शर्मा को देखें, शिंदे को देखें, स्वर्गस्थ अजीत पवार जी को देखें, या फिर ऐसे जो लोग हैं, वो जब कितना भी भ्रष्टाचार था, भाजपा ने इनके सामने काफी शोर मचाया। मगर जैसे गंगा स्नान करने के बाद हमारे शास्त्रों में कहा है कि माँ गंगा में स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन मात्र आपको मोक्ष दिलवाता है। तो ये भाजपा की जो गंगा है या मोदी जी की विचारसरणी की जो गंगा है, उसमें स्नान करने के बाद ये हेमंत विश्व शर्मा से लेकर सब, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, शिंदे जी हो या फिर सिंधिया हो, ये सब पवित्र हो गए। इसके पीछे क्या ये भाजपा की सत्ता लालसा है, मोदी जी का अंगत महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई कोई एक चाल है? आप ये चाल और चरित्र को कैसे समझते हैं? मैं गंगा माँ के साथ मोदी जी का नाम लेना पाप समझती हूँ, क्योंकि इन्होंने तो गंगा माँ को भी छला है। मुझे गंगा माँ ने बुलाया है और क्या अंधेर गर्दी मचाई इन्होंने, अरबों रुपए इन्होंने भी खर्च कर दिए, पहले भी सरकारें खर्च चुकी थी, पर इतनी नौटंकी नहीं करती थी, थोड़ी नौटंकी होती थी, इन्होंने तो गजब की नौटंकी की और आज गंगा माँ की हालत और भी बिगड़ी हुई है। मैं मानती हूँ कि मोदी जी की अध्यक्षता में चल रही बीजेपी कोई गंगा स्नान वाली बीजेपी नहीं है, ये तो गंदी नाली है और यहाँ ईमानदार आत्मसम्मान वाला व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सर्वाइव इन हिज प्रेजेंस, क्योंकि इनको सच में चिढ़ और परहेज है। जो व्यक्ति बिकाऊ नहीं है उससे ये डील नहीं कर सकते, इन्हें केवल बिकाऊ व्यक्ति चाहिए। इनकी मजबूरी जब रही हो तो मान लीजिए आप जैसे व्यक्ति को
अपना साथी बना के, कैबिनेट मिनिस्टर बना के उन्होंने स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि तब वो सीख रहे थे, वो स्टिल इन ट्रेनिंग, जो CIA की ट्रेनिंग इनको मिली थी ना, जिसके तहत जी ये बन के आए थे चीफ मिनिस्टर, और ना आपको पता था ना मुझे पता था ये बातें। तो जी उस वक्त आप जैसों को उन्होंने झेल लिया, लेकिन ये सही में किसी भी आत्म सम्मान वाले व्यक्ति को झेल नहीं सकते। जो भी इनकी रबर स्टैंप बन के न जीना चाहे उसको झेल नहीं सकते, और गंदी नाली बना दिया इन्होंने। इसलिए मुझे तो दुर्गंध आने लग गई थी बहुत जल्दी, और मैंने अपने को दूर कर लिया कि इनके पास फटकना भी दुर्गंध देता है मुझे। तो गंगा मत करिए कि गंगा स्नान, इनकी तो वॉशिंग मशीन भी गंदी है, कि बहुत जी से लोग कहते हैं ना लॉन्ड्री फिर मशीन भी है फिर भी इनके मधु जी फिर भी मधु जी इस देश की जनता के बारे में आपको क्या कहना है, जो ये मान लेती है कि बादल छाए हुए हैं तो रडार आपको देख नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा था कि हमारे देश की जो जनता है वो इनकी बातें मान लेती है, ये मान लेती है कि बादल छाए हुए हैं तो रडार पे आप नहीं दिखोगे। ये मान लेते हैं कि गंदी, आप आवाज का पाए, गंदी नाली में गैस पैदा होती है तो आप चाय बना सकते हो उस पे। ये 57 को 97 ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये राजनीति चल पड़ी और खासी चली, करीब 3.5 दशक की राजनीति इनकी इस देश की प्रजा को एक ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़ा किया है इन्होंने, आवाज कि जो आपकी आज टूट भी, रही है। जिनको आप अंधभक्त कहें या जो भी कहें, आज भी इनके साथ खड़ी है। क्या वजह है उसकी? देश की जनता क्यों मूर्ख बन के इनकी बातों को, इनके फरेबों को स्वीकार कर लेती है? उसके मुख्य 2 कारण हैं। एक तो हिंदू समाज बहुत ही जीर्ण रूप धारण कर चुका है। वी आर ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन। हमने 1200 साल की जो गुलामी झेली है ना, और उसमें शत्रुबोध की कमी, आकलन नहीं कर पाना कौन क्या है। अब बॉलीवुड ने ही अगर अकबर द ग्रेट को बहुत रोमांटिक रूप में पेश कर दिया, या शाहजहां पर बहुत रंगीन फिल्में बना ली, तो हमने सोचा ये देखो कितने महान थे, कितने रंगीन थे, यही हमारी हेरिटेज है। और उसके बाद अंग्रेजों ने जिस तरह हमें एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो गुलामी सिखाई, तो मकौले पुत्र और मकौली पुत्रियां जो हैं वो फरेबी नैरेटिव्स के जाल में बहुत आसानी से फंसती हैं। हम जी इस्लामी फरेबी नैरेटिव्स में फंसे, हम अंग्रेजों के क्रिश्चियन फरेबी नैरेटिव में फंसे, आर्यन इन्वेजन थियरी तक जो बिल्कुल बकवास है, जिसका कोई आधार नहीं है। बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स, JNU के प्रोफेसर्स उसको टाउट करते रहे। आप देखिए ना कि फरेब हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास ने परोसे हैं, और हमारे शिक्षा का स्तर कितना नीचा हो चुका है, इतना नीचा कि उस देश में जहां हजारों वर्ष पहले वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, कालिदास, जबकि दुनिया के किसी और देश ने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था, उस वक्त इतने महान ग्रंथ हमारे देश में लिखे गए, ध्वस्त हुए, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए, जब तक ये आक्रांता बाहर से आके उस क्रम को नहीं तोड़ा। और आज जो 47 के बाद जो शिक्षा का सिस्टम दिया, अंग्रेज कम से कम एफिशिएंट क्लर्क बनाते थे, हम तो एफिशिएंट कुली भी नहीं बना पा रहे, एफिशिएंट पियून भी नहीं बना रहा हमारा सिस्टम। लफंगे पैदा हो रहे हैं, और पोर्नोग्राफी पे जो की कंजम्पशन करके छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए, जिनकी मेन इंटेलेक्चुअल इमोशनल डाइट पोर्नोग्राफी बन गई है, ऐसे बच्चे मास प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी स्कूली शिक्षा से और कॉलेज की शिक्षा से। आप भी पढ़ाते रहे हैं, मैंने भी अपना जीवन पढ़ा। तो एक तो जानकारी की कमी, दूसरा हमारे दिमाग में यह है कि कोई मसीहा आएगा। अब जैसे हमारे मंदिर भी टूटे तो हम ना पाठ करने बैठ जाते थे, हनुमान जी को, दुर्गा माँ को बचा लो बचा लो। अरे
नहीं, आपका आप में बाहुबल होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए बचाने का। आपका काम है अपने देवी देवताओं को बचाना, जैसे इस्लाम जी करता है, इस्लामी करते हैं। जी एक टूटी फूटी खंडर वाली मस्जिद के लिए वो ग्लोबल वॉर कर देंगे, और हम अपने भव्य मंदिरों को ना बचा पाए तो हमें गुलामी की आदत इतनी पड़ गई। और जो हमारे ऊपर जो भी शासन करता है वो कितना फेक नैरेटिव हमारे को परोस रहा है, उसको स्वीकार करना, और जी हजूरी की आदत ये जो पड़ गई है। और फिर ये कि कोई आएगा हमें उद्धार करने, अभी जैसे बहुत से बचाने के हिंदू लिए आ जाएगा। काल की अवतार का जी, इंतजार कर रहे हैं, और हम बोलते हैं इसको इंतजार कल के मोदी, अवतार का कर रहे हैं अभी। हाँ, और सही। इसको भी काल मधु की जी, समझ हम बैठे। इस मुद्दे से आगे बढ़े उसके पहले सिर्फ एक ही वाक्य में मैं आपका प्रतिभाव जानना चाहूंगा। आपने जो भी बात कही उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या मानते हैं, आज की भारत की जनता या मूर्छित है या भ्रमित है? मैं ये पूछ रहा था आपको कि आपने जो बातें कही काफी रसप्रद है, इनको मद्देनजर रखते हुए एक ही वाक्य में अगर आपको मैं पूछना चाहूं कि भारत की जनता की आज की स्थिति, आप क्या जनता भ्रमित है या मूर्छित है, किस स्थिति में है? देखिए, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जो इन्होंने लाखों ट्रोल्स खड़े कर लिए हैं। आप जानते ही हैं बीजेपी आईटी सेल पूरी जी लाखों की वल्चर आर्मी है, और वो फीड करती है, तो हावी हो जाते हैं, इसलिए लोगों तक सूचना सही मिलती नहीं। और इनकी ट्रोल आर्मी अगर कहती है मधु किश्वर कुत्ती रंडी है, ये है, वो मान भी लेते हैं, क्योंकि हावी है, वो नैरेटिव कर लेते हैं बिकाऊ पत्रकारों द्वारा और बिकाऊ ट्रोल्स द्वारा। मुझे बताया गया कि हर ट्रोल का 50 रुपया मिलता है। अगर मान लो 100 ट्रोल किसी ने किए, गाली वाले, जो इनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, 5,000 रुपया रोजाना का कमा रहा है इनका गाली देने वाला व्यक्ति, और लाखों की संख्या में पे कर रहे हैं। तो आप सोचिए सोशल मीडिया को कैसे डिस्टॉर्ट इन्होंने किया। लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकारों को कैसे डरा धमका के, प्रलोभन देके चुप कराया हुआ है, तो या इनके गुणगान करवाने का जो प्रयास किया है, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ अब हिंदू विरोधी होने का जो चार्ज है वो फैलता जा रहा है। आप ये देखिए, जो ऑपोजिशन है, मैं मानती हूं वो भी फॉरेन फंडेड और सुपारी दी हुई है कि मोदी को एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, एंटी पुअर कहते जाओ, और वो नैरेटिव चलाओ जो झूठा है। ये इससे हिंदू भ्रमित होते हैं कि अगर लेफ्टिस्ट कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी पुअर है, ये है, वो है, गलत आरोप। ये सब पेड मीडिया का खेल चल रहा है, दोनों तरफ का नैरेटिव ऊपर से आ रहा है, अमेरिकन डीप स्टेट से। तो हिंदू जी भ्रमित इसलिए भी हो रहे हैं कि लेफ्टिस्ट इनको गाली देते हैं, इस्लामिस्ट इनको गाली देते हैं, जो कि नूरा कुश्ती है, ये असली नहीं है। जो लेफ्टिस्ट या जो कांग्रेसी सही में अगर इनका विरोध करना चाहते या उनकी मंशा होती, तो जो हिंदू समाज आज त्राही त्राही कर रहा है, जिस किस्म के उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं, जो डेमोग्राफिक इन्वेजन के माध्यम से हिंदू विहीन कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते जा रहे हैं, कश्मीर जैसा हाल कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बनता जा रहा है, और हमारे शहर में भी, दिल्ली में भी कई मिनी पाकिस्तान बन गए हैं जहां आप घुस नहीं सकते, जहां पुलिस घुस नहीं सकती, फिर भी इनके ऊपर एंटी मुस्लिम होने का या एंटी क्रिश्चियन होने का आरोप लगाएंगे, जबकि चर्चेस प्लांट इस धड़ल्ले से हो रही है, इस तेजी से हो रही है, कन्वर्जन माफिया इस तेजी से और इतने अग्रेशन के साथ काम कर रहा है, फिर भी एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी ह्यूमन राइट्स करते रहते हैं, एंटी पुअर जी करते रहते हैं। इन्होंने तो भिखमंगा कर दिया है भारत को, ये भी फ्री, वो भी फ्री, किसान को अनाज फ्री देने की जो, और हर चीज फ्री, और पेंशन दो, और लड़कियों की शादी के लिए पैसे दो, ये तो भिखमंगा कर रहा है ये बंदा भारत।
जो कांग्रेस ने भी पद्धति शुरू की थी, पर इसने बिल्कुल पराकाष्ठा पे ले गया वो पॉलिटिक्स। इसलिए भी नैरेटिव जो आपका या मेरा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। हम तो निहत्थे हैं और अकेले हैं, हमारे जी पीछे तो कोई फौज नहीं है, पर जिनके पीछे फॉरेन फंडिंग है, कन्वर्जन माफिया जिनके पीछे खड़ा होके नैरेटिव चलवा रहा है, या अमेरिकन डीप स्टेट जो चलवा रही है नैरेटिव, वो हावी होना निहित है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जी हरकतें इतनी अधिक त्रासदी देने वाली है हिंदुओं के लिए। जो इन्होंने विश्वासघात हिंदुओं के साथ किए, और किसी हिंदू की मौत होती है और उसका सरतन से जुदा बिल्कुल निर्दोष होने के बावजूद किया जाता है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो ऐसे कितने हादसे बता सकते हैं। गौ रक्षकों को ये गुंडा मवाली कह के जेलों में ठूस रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब बातें जो भुगत रहे हैं, जो इन्होंने अंबेडकरवाद का बहुत ही जघन्य रूप देश के सामने खड़ा कर दिया है, जो SC ST कम्युनिटीज को लेकर उनको उकसा रहे हैं कि हिसाब चुकता करो, मारो। मतलब ये आदमी तो दुष्ट आत्मा तो बहुत माइल्ड शब्द है इसके लिए। हिंदू समाज को तोड़ने की इसको सुपारी दी गई है, इसको ट्रेनिंग दी गई है 30 साल CIA ने ACYPL के माध्यम से, और ये बखूबी वो काम कर रहा है। और इसकी मजबूरियां इसलिए भी हैं, कई बार इंसान जग जाता है कि मैं इतनी ज्यादा ज्यादतियां तो न करूं, लेकिन इसकी मजबूरी ये है कि इसके बारे में जो कॉम्प्रोमाइजेस इसकी कॉम्प्रोमाइजेस के जो तथ्य हैं, जो प्रूफ हैं, जो एविडेंस हैं, देश के दुश्मनों के पास भी हैं, जी और देश अंदर भी जो इसको ब्लैकमेल करके जी हजूरी करवा सकते हैं उनके पास भी है। तो इसको सब सही कुछ करना पड़ता है, जूते खा के भी करना पड़ रहा है इसको। वो इसके मुंह पे सही भी थूकते हैं, इसको जूते मारते हैं, फिर भी अपनी बात मनवाते हैं। और हिंदू जो इसको अपने हृदय का सम्राट बना के सर आंखों पर बिठा रखा था, उसकी तो करहा भी, उसके तो रोना भी इसके कानों तक ना पहुंचे। इसने अपने कानों के पर्दे ही फाड़ लिए इस तरह से कि हिंदू की आवाज ना आए, हिंदू का हित मेरे से गलती से भी ना हो, बट नौटंकी मैं करता रहूं। और जिस तरह इसने मैंने तो कहा हिंदू बहुत इसके भाजपाई हिंदू बहुत अपसेट हो गए जब मैंने कहा राम मंदिर को भी इसने असुरी बना दिया है। वो भी उसकी जो 500 वर्ष की लड़ाई थी उसको पैरों तले रौंद के इस आदमी ने जिस तरह PMO द्वारा चलाया है राम मंदिर, और उस अफसर को जिसने गोलियां चलवाई थी मिश्रा जी ने, तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, कितनों को मरवाया था, उस व्यक्ति को राम मंदिर के निर्माण का ठेका दे दिया, वहां मुसलमानों को सारा कारोबार सौंप दिया। मतलब कोई विषैली बात नहीं है जो इसने नहीं की, और इसके जो चाटुकार हैं उसको मास्टर स्ट्रोक समझ के चाटते जाते हैं, इसकी थूक भी चाट लेते हैं। पर ये बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब फिर भी मधु जी, फिर भी मुझे हाँ, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला क्या कि भारत की जनता आज भ्रमित है या मूर्छित है? भ्रमित है और कॉम्प्रोमाइज्ड है जनता जी भी। देखिए, मैं उदाहरण देती हूँ, बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट जजेस, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स मुंह खोलने से डरते हैं। जजेस को ये है, सुप्रीम कोर्ट जजेस को कुछ कह दिया तो पोस्ट रिटायरमेंट कुछ जो मिलना होती है हाँ, खास कोई दर्जे राज्यसभा वाली, का सब बन जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कई चीजें कहीं ना कहीं मिलती है ना उनको। हाँ, ये और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चले जाते हैं। बस बस बस, एक तो लालच की वजह से जो लोग जानते हैं, जो लोग इसको करीब से भी देखे हैं, लालच की वजह से भी नहीं बोलते। बड़े बड़े जजेस नहीं बोल रहे, बड़े बड़े वकील नहीं बोलने की हिम्मत कर रहे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं हिम्मत कर रहे, बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन जो संपन्न है उनको है ED की रेड करवा देगा, फिर हम 50 साल भुगतते रहेंगे। ये तो आया गया हो गया, पर
वो केसेस हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसके जी हथियार भी तो है ना। जी अब देखिए शंकराचार्य जो केवल गौ हत्या को लेकर उठ खड़े हुए, उनके अभी ऊपर मुक्तेश्वरानंद पॉक्सो, जी। अभी 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 मुक्तेश्वरानंद जी, आप सोचिए पॉक्सो केस लगा दिया। जिन दो लड़कों की शक्ल उन्होंने कभी देखी नहीं, वो संस्था से जुड़े कभी नहीं रहे, जो उनके स्थान पर कभी आए नहीं, वो बच्चे उठा के, वो भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर के द्वारा उन दो बच्चों को खड़ा कर दिया और उनको बदनाम करवा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल सही। मीन्स कोई मर्यादा है ही नहीं। ये शुक्र नहीं करो इसकी अपनी ये है, वो आदमी है जो अपनी बहू बेटी को भी, बहन को भी बाजार में बेच सकता है। इसका कोई धर्म नहीं, शंकराचार्य कोई जी पे मर्यादा आप किसी भी तरह का इल्जाम लगाते हैं, गलत तोहमत लगाते हैं, इनको आप पूछते हैं कि आपको शंकराचार्य है, आप उसका प्रूफ क्या है, तो मैं मानता हूं कि सनातन धर्म के मूल पे कुठराघात होता है। और फिर भी ये भ्रमित जनता जो खुद को सनातनी कहती है, खुद गौरक्षक कहती है, गौ माता कहती है, उनको ये मालूम नहीं है कि बीफ के एक्सपोर्ट में गडकरी की कंपनी भी लगी हुई है। ये हाल है। तो ये गोबल्शन प्रोपेगेंडा की वजह से हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर काफी चर्चा हुई इस प्रश्न पे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि लालच तो आपके साथ काफी चीजें चर्चा करने की है, मगर फिर कभी करेंगे। आप प्राध्यापिका है, विद्वान प्राध्यापिका है, और इसीलिए मैंने आपके लिए एक प्रश्न खास निकाला है। अर्थशास्त्र का एक प्रिंसिपल सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, कम होते जाते संतुष्टि गुण का नियम। तो ये इसका सार जो है वो ये है कि लंबे अरसे तक बार बार कही जाने वाली एक ही बात और आक्षेप संवेदनशीलता गंवा देती है। जैसे मैं, अगर मुझे लड्डू पसंद है तो मैं एक खाऊं, दो खाऊं, जितने ज्यादा खाऊंगा मेरा संतुष्टि मिलना उसमें से कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब मुझे लड्डू मुंह में रखना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात जो इनकी जो गोबल्शन प्रोपेगेंडा से लेकर जो भी बातें हो रही है, ये इतने लंबे अरसे से शायद कही जा रही है कि आज अपना जो औचित्य है, अपना जो फोर्स है, बल है, वो यही प्रिंसिपल के अनुसार, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के अनुसार अपना औचित्य गंवा बैठी है। क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डिक्शनरी में अब कैरेक्टर यानी चारित्र, करप्शन यानी घूस लेना, ये शब्दों का कोई मतलब नहीं रहा। अब वो ऐसा कोई करता है, जब तक उनके साथ है तब तक वो कोई भी चीज इनको मंजूर है, कर सकता है, और इनकी फिर भी नेतृत्व की प्रशंसा की जाएगी। जैसे हेमंत विश्व शर्मा से लेकर शिंदे तक की हाल है, या अजित पवार जी से लेकर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की हाल है। तो क्या मानती है आप, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अभी ऑपरेट होने लगा है इस मुद्दों पे कि घूस लेता है सरकार, लेगी, चारित्रहीन है, होगी, नेता तो ऐसे ही होते हैं? क्या समाज ये स्वीकार करके बैठा है? इनके चाटुकार ये स्वीकार करके बैठे हैं, और जो एक इस भ्रष्ट तंत्र से फायदा उठाते हैं वो स्वीकार करके बैठे हैं। पर आम हिंदू तो मुझे नहीं लगता उसको स्वीकार कर सकता है कि उनका राजा ऊपर जो बैठा है वो इतना भ्रष्ट हो और इतना नीच हो। दूसरा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की जो आप बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम इनकी क्या है कि ये झूठ को हिटलर के गोबल्स की तरह वही झूठ नहीं दोहराते, भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं कि मैंने वहां क्या कहा था। तो क्योंकि झूठे व्यक्ति को याद रखना, स्वर्ण शक्ति होना और भी डबल होता है, क्योंकि इनको है ड्रामा करना है, मुझे नौटंकी जी करनी है और जी मौके के मुताबिक करनी है। मुसलमानों जी के बीच में हूँ
तो मुझे इस्लाम परस्ती करनी है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और चादर अजमेर पर चढ़वानी है, तो क्या क्या मुंह से इनका डायरिया निकलता है, वर्बल डायरिया इनका जो है, इट इज नॉजिएटिंग अगर आपको फैक्ट्स पता है। जिसको अजमेर दरगाह के बारे में ऐतिहासिक तथ्य नहीं मालूम, वो तो यही कहेगा देखो कितना महान आदमी है, ये सूफी संतों का भी उतना सम्मान करता है। चद्दर जिसको चद्दर थोड़ा चद्दर चढ़ाता है, अपनी ओर से चद्दर चढ़ाता है, भेजता है। और जिसको तथ्य अजमेर दरगाह के बारे में पता है, दे स्पाइन चिलिंग, और उसके बावजूद ये जाके करता है, बार बार चेताने के बावजूद करता है, तो इससे नफरत ही होगी। और इसलिए इसकी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से ज्यादा एक नफरत का भाव, आक्रोश और नफरत, क्योंकि इसने हिंदू जेनोसाइड की तैयारी की है। कोरोना के दौरान जिस तरह इसने कोविड वैक्सीन को प्रमोट ही नहीं किया, कंपल्सरी ही नहीं बनाया, लेकिन आयुर्वेद पर जिस किस्म के इसने प्रहार किए हैं, आयुर्वेद को क्रश करने का कोशिश किया है। और आप जानते ही हैं बाबा रामदेव के पतंजलि पर कम से कम 1500-2000 क्रिमिनल केसेस दर्ज इसने करवाए, उनसे माफी मंगवाई। किसी समय बाबा रामदेव दहाड़ता शेर होते थे, अब चूहा बन के बैठे हैं बेचारे। नहीं, वो लाला रामदेव के बारे में तो ऐसा मैं नहीं मानता कि देश के कोई भी नहीं, इंसान के। पतंजलि का मेरा इतना कहना है, आयुर्वेद को वो व्यापारी है, वो मान लिया, पर पॉपुलराइज किया ना एज अ व्यापारी भी। या शुरुआत की उसने उस आयुर्वेद के यूएसपी को ढूंढ के एक वो राजीव मंच दीक्षित ने बनाकर शुरुआत उसको ले आए। सही बात, राजीव दीक्षित ने शुरुआत की थी, वो रास्ते से हटा दिया गया फार्मा माफिया द्वारा या जिसके द्वारा। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, पतंजलि ने आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा बुरा कमर्शियल दृष्टि से वो अलग कहानी है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, इन्होंने साउथ इंडिया में तो कितने वैद्यों की बंद करवा दी दुकानें, मतलब उनके जो क्लिनिक्स थे बंद करवाए, रेड्स करवाए, और लोग दहशत में इतने आ गए कि जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो खड़ा किया है, अब इसको भी, आयुर्वेद को भी एलोपैथिक एक्सपर्ट्स के अंडर आपने किया, फार्मा माफिया के अंडर आपने किया, बिल गेट्स को बना दिया आयुर्वेद का ठेकेदार। जामनगर में जो इन्होंने खोली है वो रिसर्च सेंटर आयुर्वेद के लिए, वो बिल गेट्स और WHO जैसी माफिया संस्था को इसने ठेका दे दिया है। और किस तरह आयुर्वेद का जो असली ज्ञान है वो बाहर ले जाएं, फार्मा माफिया जो उनके काम का है उसके कैप्सूल बना के भेजें, पर आयुर्वेद यहाँ भारत में ना रहे, क्योंकि उसका जो क्यूरिकुलम ही है वो एलोपैथ अप्रूव कर रहे हैं। और उस किस माध्यम से किसी आयुर्वेदिक ड्रग की पहचान करनी है, वो काम कर रही है कि नहीं, वो भी एलोपैथिक मापदंड से। तो अभी इनको भी एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ये मतलब इतना भद्दा इसने ट्रीटमेंट दिया है। इनकी राहों में काफी रोड़े अटकाए हुए हैं। ऊपर से लगता है अरे इसने तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के इतने खोल दिए सेंटर्स, ये नौटंकी, और खुद वैक्सीन नहीं लगाई, वो नौटंकी थी, इसने नहीं लगवाई, बहुत से जजेस ने नहीं लगवाई जो इसके करीब करीब थे, इसने मना कर दिया, लेकिन आम जनता को ठूसा। और वो भी छोड़ो, तब तक तो फिर भी कोई कह सकता है कि इतने खुलासे नहीं हुए थे। अब जो HPV वैक्सीन बालिकाओं को लगा रहा है स्कूल में कंपल्सरी करके, वो बांझ भी बने, उनको कैंसर भी बड़ी जल्दी हो जाए, 10 किस्म की बीमारियां हो जाए, कि तो जेनोसाइडल है भाई। जेनोसाइड करना ही था तो कम से कम जैसे आक्रांता आते थे, इतने लाख हिंदुओं को इस शहर में उनका सर तन से जुदा किया, जबरन धर्मांतरण कर, बहादुरी तो थी। ये तो फार्मा माफिया और ग्लोबलिस्ट माफिया की शय पर अपने देश के लोगों का जेनोसाइड करवा रहा है। इसको कैसे माफ करेंगे? तो मैं इसलिए कहती हूँ इसको नरक में भी स्थान नहीं मिलने वाला। और अगर इसको गलत फहमी है कि 72 हूरों के जन्नत में इसको जगह मिल जाएगी, वो भी
इसको दुत्कार के फेंक देंगे। मुसलमानों से मैंने पूछा, ये तो आपकी इतनी जी हजूरी करता है, तो फिर भी आप क्यों नहीं इसके मुरीद बनते? तो एक दो समझदार लोगों ने मुझे कहा, मधु जी, जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। और जिस तरह की एक खाई कट पैदा कर रहा है, जिस तरह से तेजी से धर्मांतरण करवा रहा है और हिंदुओं पे जानलेवा हमले करवा रहा है, आई कंसिडर हिम गिल्टी ऑफ ऑल दीज मर्डर्स, जो अंबेडकर के नाम पे भीमटे कर रहे हैं, मीमटे कर रहे हैं, इस्लामी कर रहे हैं, बात बात पे। इतना अग्रेशन कहाँ हमने देखा था। तो ये कालनेमी को तो ये गले का पत्थर है हमारे ये काल नेमी हमारे गले का पत्थर है। और हिंदू समाज केवल डूबेगा नहीं, गंदे नाले में डूबेगा, किसी नदी या समुद्र में भी नहीं डूबेगा, गंदे नाले में डूबेगा अगर ये टिका रहा। तो ये मैं मानती हूँ। व्यास जी, आपने कहा था एकाएक क्यों, मुझे लगता है ये कॉस्मिक फोर्सेस आर नाउ एट प्ले। वो जो एक ट्वीट मैंने लिखा जिसके 13 मिलियन या को भी व्यूज हो गए, वो बहुत हल्के दिमाग से मैंने लिखा था। स्वामी कब से बोले जा रहा था। तो मैंने सुबह उठा, फिर स्वामी का देखा, तो अनायास मेरे हाथ से लिखा गया, कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि उससे पहले इससे कड़ी बातें, इससे कड़क बातें मैं वीडियो के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से 12 साल से कर रही थी। और हमारी रीच, अच्छा इसने मेरा ट्विटर शैडो बैन कराया, हमारी यूट्यूब चैनल के एल्गोरिथम्स इस तरह करवाए हुए थे कि उसकी रीच बहुत कम हो गई थी। किसी जमाने में ऐसे ही वो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, वो यूट्यूब ने हमारे लिए भी ये विशेषाधिकार हमारे लिए उपयोग में लिया है। और मेरे खिलाफ इसने जुबैर नाम का एक है इस्लामी एक्टिविस्ट, उसके माध्यम से बीजेपी आईटी सेल ने उसको मेरे पीछे लगाया हुआ था, मास रिपोर्टिंग करो, मधु का ट्विटर हैंडल बंद कराओ। इतने मेरे पे धमकियां आती थी और तरह तरह के आरोप गंदे भद्दे लगते थे। ये बीजेपी आईटी सेल करा रहा था। इतने सालों से ये मुझे कंटेन करके बैठे थे, मैं तो कही जा रही थी। अब ना कोई सुने तो अलग बात है। जैसे टीवी चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, 2014 से पहले मैं लगभग हर रोज टीवी चैनल पे होती थी। एकाएक सब चैनल्स को बोला गया इसका ब्लैकआउट, शी इज ब्लैकलिस्टेड। इसी किस्म से आईएएस एकेडमी में हर साल मुझे बुलाया जाता था 3-4 लेक्चर्स के लिए, और मेरी बहुत हाई रेटिंग होती थी। इसके आने के बाद आउट। इसी किस्म से पब्लिशर्स, आज कोई मेरी किताब पब्लिश करने को तैयार नहीं है, पढ़ने को भी तैयार नहीं है। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जेड बुक्स, ये वो सेज मुझसे मांगते थे किताबें, मैं कुछ भी दे दूं छप जाती थी। ना भी मेरे पास हो कोई मैन्युस्क्रिप्ट, दे वुड वेट। आज मेरे पास 5-6 रेडी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मुझे खुद ही छापने पड़ेंगे। जैसे मोदी की किताब मुझे खुद ही छापनी पड़ी। उस वक्त मोदी की बचाव में लिखी कोई किताब नहीं छापना चाहता था। आज मेरी कोई भी किताब के लिए मेरे पास नहीं, वो होता है, वो उसका तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मगर ये सब आपके चर्चाओं के ऐसे माहौल में एक वो ट्वीट, वो भी किस दिन, नवरात्रे थे और चंडी माँ का जो दिन होता है ना, जिस दिन होमम करते हैं चंडी का, उस दिन वो लिखा गया मुझसे। मैंने कोई सोचा नहीं था। और आप देखिए उस एक ट्वीट ने कैसा बवाल खड़ा कर दिया, टोटली अनइंटेंडेड, अनप्लैन्ड, कोई मेरी मंशा भी नहीं। So it's cosmic forces at play, not Madhu Kishwar doing it. I do मधु जी, एक बात फिर भी मेरी समझ में नहीं आती। आपको सुनते मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं मुझे हल मिल जाए। अगर इस तरह की घटनाएं क्रिस्टिन क्रीलर प्रोफ्यूमो केस में घटी, वाटरगेट केस में घटी, अभी ट्रंप के सामने अमेरिका में जो जनाक्रोश खड़ा हो रहा है उसमें ये घटना घट रही है, अपने देश में ये क्यों नहीं होता? अब ये यही देश की जनता है जिसने इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी को
इमरजेंसी एक्सेसिस के लिए जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट के तहत उखाड़ के फेंक दिया था। आज क्या हुआ है इस जनता को, आज क्या हुआ है इस देश को, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरह की मुश्किलियां बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज आप सोचो वो कहीं आराम से आपको उपलब्ध हो या आपकी पास आके सामने चल के आ जाए, ऐसे इकोनॉमी ऑफ जिसको कहते हैं कि एक 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 तरह से हर चीज जो चाहो आप उपलब्ध है, सही दाम पे उपलब्ध है, ऐसा आज नहीं हो रहा। तो ये इस देश में जनता क्यों सेंसिटिविटी गवा बैठी है? अगर इंग्लैंड में नहीं गवा बैठी, अभी जर्मनी में ऐसा एक सज्जन ने इस्तीफा दिया, इंग्लैंड के प्रिंस के लिए घटना हुई और उन्होंने he was sort of stripped of all his royal titles। अमेरिका में ये होता है, अपने यहाँ क्या हुआ है? कभी ये नहीं होगा, यही होगा। आप निराश हैं भविष्य की कल्पनाओं नहीं से? नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है घोर कलयुग चल रहा है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और घोर कलयुग में ही मोदी जैसे नेता या एप्स्टीन जैसे षड्यंत्रकारी पैदा हो सकते हैं, और इसका उसके साथ जोड़ तोड़ मरोड़ तो रहा ही है। तो घोर कलयुग एक चरम सीमा पर पहुंचता है, और ये नहीं कि इंग्लैंड में भी, चलिए प्रिंस चार्ल्स के बारे में या किंग चार्ल्स के बारे में तो उसके टाइटल्स ले लिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप देखिए किस तेजी से इंग्लैंड का इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर रखा है, उनकी यूनिवर्सिटीज टेक ओवर, उनका बीबीसी, उनका मीडिया, उनका इंटेलेक्चुअल क्लास। अमेरिका में भी आप देखिए एप्स्टीन जैसे खुलासे हो रहे हैं, हिंदुस्तान में तो अभी नहीं हुए। मैंने एक छोटी सी चिंगारी छोड़ी है, फिर भी, और वो भी अनायास, फिर भी देखिए कितना बड़ा बवाल शुरू हो गया। वहां तो रोज रॉबर्ट कैनेडी से लेकर, बॉब कैनेडी से लेकर कितने उनके साइंटिस्ट क्या क्या खुलासे कर रहे हैं फार्मा माफिया के बारे में, और कितने क्रिमिनल एक्ट्स, मतलब ये बच्चों को जिंदा पका के खाते थे, ये इस किस्म के खुलासे हो रहे हैं, उनका खून पीते थे। आपने देखा कि वहां 5 लाख लोग आ गए सड़कों पे कहने की ये हमें देखिए, स्वीकार नहीं। ट्रंप के सामने तो अमेरिका की आज तक की इतिहास में पहले का रिकॉर्ड है, 3 मिलियन लोग आए थे सड़क पे। अभी 9 मिलियन लोग के करीब सड़क पे उतर आए हैं। हमारे यहाँ जनचेतना ही जैसे मरी हुई है, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। तो ये क्या हम लोकशाही के लायक नहीं हैं? या तो हमारी चेतना लोकशाही शब्द ही बड़ा गलत है। देयर इज नथिंग लोक अबाउट दिस शाही। ये गुंडा तंत्र है, ये माफिया शाही है। हर देश में जिसको हम प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं, इट इज द मोस्ट इविल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एवर इन्वेंटेड ऑन अर्थ। क्योंकि ये जो वन वोट वन मैन वन वोट वाला प्रिंसिपल है डॉक्टर व्यास, ये अपने आप में इतना अभद्र है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। शंकराचार्य जी की भी एक वोट है, और एक गुंडे मवाली रेपिस्ट की भी एक वोट है। जो पॉलिटिकल सिस्टम एक शंकराचार्य को, एक सन्यासी को, या एक साइंटिस्ट, टॉप साइंटिस्ट को, या आप सोचिए जो भी नेक काम करने वाले लोग होते हैं, मैथमेटिशियन को, एक गुंडे मवाली के बराबर खड़ा करके बराबर का अधिकार दे देता है, तो गुंडे मवाली हमेशा इकट्ठे होके तंत्र पे कब्जा करने की क्षमता रखते हैं। अच्छे लोग, भले लोग ऐसे नहीं एकदम इकट्ठे होके कुछ करना शुरू कर दें, वो भलाई करने में ही अपना जीवन बिता देते हैं, और गुंडे मवाली उनको तो यही करना है। तो ये गुंडा तंत्र हर देश में समाज को तोड़ने का काम किया है, हर देश में, जिसको हम लोकशाही, प्रजातंत्र, कोई प्रजा नहीं, गुंडा तंत्र, माफिया तंत्र। सिर्फ भारत में नहीं, देखिए वैक्सीन का ही उदाहरण अगर आप लो, एक ग्लोबलिस्ट माफिया बैठ के 300-500 जो भी लोग, 1000 लोग जो भी होंगे उसमें, सारी दुनिया को उन्होंने
बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया हर हुकूमत को। ये झूठा प्रोपेगेंडा फीड करके माँ से, माता पिता से ये हक भी छीन लिया कि आपके बच्चे का क्या इलाज होना है। पैदा होते ही 25, 30, 35 वैक्सीन लगा रहे हैं, अमेरिका में भी और यहाँ पे भी अब शुरू हो गया है। यानी माँ पिता सोच भी नहीं रहे हैं कि वो नवजात शिशु जिसने अभी माँ का दूध भी नहीं पिया, उसको ही ठोकनी शुरू कर दिया आपने सबसे पहले वैक्सीन। तो आप बताइए वो बच्चा किस किस्म का स्वास्थ्य लेके बड़ा होगा, बीमारियों से ग्रस्त ही होगा। और सारी दुनिया में इन्होंने जिस तरह कब्जा कर रखा है, खेती को पॉइजन किया, सारी दुनिया का सॉइल आज पॉइजन है। हमारी नदियों को पॉइजन किया, सिर्फ भारत की नदियों को नहीं, दुनिया की नदियां पॉइजन है। इसी किस्म से हवा पॉइजन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन के बाद जिस किस्म की इन्होंने प्रोडक्शन प्रणाली चुनी, उसने हवा को भी प्रदूषित कर दिया। हजारों साल तक भारत द मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल पावर थी। यहाँ का स्टील रोमन एम्पायर में जाके तलवारें उससे बनती थी। लंदन का जो ब्रिज है फेमस, वो भारत के स्टील से बना हुआ है। वो खत्म करके जिस किस्म के आज स्टील फैक्ट्री बन रही हैं, जो पोल्यूशन कर रही हैं, सारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है केवल पोल्यूशन का कारण, डेथ और डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। तो ये आप सोचिए, ग्लोबलिस्ट माफिया अगर डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका की और फार्मा इंडस्ट्री, जितने इन्होंने जेनोसाइडल काम किए हैं, सारी दुनिया के लोग इनके आगे घुटने टेक के बैठे हैं, केवल भारत नहीं, केवल भारत नहीं। और सारी दुनिया के लोगों ने पहले एड्स वैक्सीन के नाम पर इन्होंने क्या नौटंकियां रची थी, उसके बाद वो पिग, कभी बर्ड फ्लू, कभी ये फ्लू, कितने झूठे क्लेम्स के साथ ये हमारे शरीरों में जहर घोल रहे हैं, हमें जहर खिला रहे हैं, हमारे सॉइल को, हमारी धरती को, हमारे नदियों को, हमारे पानी को जहर बना दिया। और आप कह रहे हैं कि ये प्रजातंत्र, प्रजा को इतना भी हक नहीं कि उसका टॉयलेट का मलमूत्र पावन माँ गंगा के आगोश में ना जाए। आप सोचिए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे घर का मलमूत्र मैं फ्लश करूं और माँ यमुना में उड़ेला जाए, पर मेरे पास क्या ऑप्शन बची है? पर ये अगर 500 साल पहले का हिंदू कभी होने देता कि कोई अपने घर का मलमूत्र जाके गंगा में फेंक रहा है? नहीं होना, हो नहीं सकता था। गांव के तालाब में भी, गांव के कुएं के पानी को भी सामूहिक रूप से, जल को हमेशा देवता या पवित्र माना गया है जी। तो जब हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया, अपना शिक्षा पाठ्यक्रम सरेंडर कर दिया, अपने बच्चों का स्वास्थ्य सरेंडर कर दिया, अपना शरीर इनके आगे सरेंडर कर दिया, जो मर्जी ठोको हम मान जाएंगे। किस किस्म की जहरीली दवाएं हमें खिलाई जाती हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल मिथ के नाम पे, कभी शुगर के नए नए मापदंड निकाल के, और हर ये दवाई एक बीमारी के सिम्टम को कंट्रोल करने के चक्कर में 5 बीमारियां नहीं दे देती है। ये जो सरकारीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, इसके आगे सारी दुनिया घुटने टेक के खड़ी है। तो केवल भारत नहीं, भारत के पास कम से कम डॉक्टर व्यास पुरानी परंपराएं फिर भी अधमरी अवस्था में सही पर हैं, तो कुछ लोगों को याद तो है, स्मरण तो है कि ये था, और उसको रिवाइव करने के लिए हमारे पास कुछ है। बेचारे यूरोपियंस के पास क्या है? खाक भी नहीं। तो आप सोचिए, वो अगर ध्वस्त होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने तो लूट मार के, कॉलोनियलिज्म के माध्यम से खुद को संपन्न बनाया। हमने तो सारी दुनिया में इतनी वेल्थ क्रिएट की कि 1000 साल तक इस्लामी लूटते रहे हमें, और वो भी लूटा ये नहीं कि धान या गेहूं लूटा, सोने, हीरे, जवाहरात लूटते रहे। उसके बाद अंग्रेज लूटते रहे। अब उसके बाद ये जो आ गए हैं काले अंग्रेज लूटते रहे हैं। ये भी फॉरेन बैंक्स में अपना सारा लूट का पैसा जमा कर रहे हैं। तो हम तो फिर भी पीछे देख के कह तो सकते हैं, राम राज्य की
जो एक परिकल्पना है वो आज भी हमारे दिल में है। और राम राज्य किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसमें प्रजातंत्र था, उसमें प्रजातंत्र था। प्रजा की सुरक्षा ही नहीं, खुशहाली धर्म के रूप में निभाना, ये हमारे जी रजवाड़े करते थे। और आज भी देखिए, जो मंदिर केरला में क्या नाम है उसका, जिसके खजाने पर इनकी मोदी जी की नजर टिकी हुई है, हाँ हाँ हजारों हाँ। सैकड़ों हजारों सालों तक उस राजघराने ने छुआ नहीं, इतनी अपार संपत्ति छुआ नहीं। अब जैसे ही ये पॉलिटिशियन आ गए, प्रजातंत्र वाले, लोकतंत्र वाले पॉलिटिशियन आए, ये लूटने के लिए लालायित हैं और वहां पे नकली पीतल के डाल देंगे ये गहने और चुरा लेंगे। तो ये प्रजातंत्र के चक्कर में हम रहेंगे ना, तथाकथित ये गुंडा तंत्र, माफिया तंत्र, तो हिंदू समाज तो बच नहीं सकता, अंत बाकी में बच जाएगा। अंत में मेरे दो छोटे प्रश्न है। बात तो आपसे करते ही जाए ऐसा एक लोभ हमेशा मन में रहता है, मगर अंत में मेरे समापन में दो प्रश्न है आपके लिए, और आप चाहे जवाब दे सकती है, आप नहीं चाहे नहीं दे सकते। एक तो सबको ज्ञात है कि आपके ऊपर एक से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। जी, आपने अभी कहा है कि यू आर फेसिंग अ थ्रेट टू योर लाइफ, तो ये मुझे लोग बात को कह रहे जरा, हैं, मैंने आप ये बात मैंने को, नहीं कहा, मुझे ये बात बहुत को, से लोगों ने कहा। हाँ आपको, आप इलेबोरेट करो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज योर परसेप्शन, एक बात। और दूसरी बात जी, कि कब, कैसे और कहाँ आने वाले जैनजी यानी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आपको आशा का किरण कहाँ दिखता है? जी। सबसे पहले जो आपने सवाल मुझसे किया, पहला वाला सवाल आपका है कि मुझे क्या थ्रेट परसेप्शन है। डॉक्टर व्यास, मैं ना कभी भी डर के जीना नहीं सीखा मैंने, तो इसलिए मैं परवाह नहीं करती। और मैं इसीलिए रात को 12 बजे भी अकेले घूमने निकल जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। मतलब मैंने कभी परवाह नहीं की। झारखंड के जंगलों में भी मैं अकेले रात को भी किया है सफर। तो मैं परवाह नहीं करती। और मेरा मानना है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कितने श्वास हैं मेरे, वो जिस बिल्कुल, दैवी मैं शक्ति आपकी के मान्यता से पूर्णतया सहमत हूँ कि आदमी लेकिन का जन्म और मरण, मौत हाँ, उसके हाथ में नहीं है। और मोदी और के हाथ में भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज अ सैंपल विदाउट एक्सपायरी डेट। वो किसी के जी, सर में लिखा नहीं होता है व्हाट इज जी। एक्सपायरी डेट। तो ये बात में मैं लेकिन आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन बहुत से लोग वो भाजपा के ही मुझे और आरएसएस के ही मुझे चेता रहे हैं कि आपके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आप जरा संभल जाओ, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। और फिर कुछ भी कर सकता में कभी हिरेन पांड्या का एग्जाम्पल देंगे, कभी किसी और का देंगे। इनके साथ कई सारे ऐसे किस्से जुड़े हैं। और अगर मैं डर जाऊं तो मुझे, जैसे कहते हैं, सिक्योरिटी अपने को इंतजाम कीजिए। क्या सिक्योरिटी गार्ड करेगा मेरे पास, जब मेरे नहीं, पास कुछ नहीं अ, करेगा। Che हाँ, Guevara, कोई who नहीं is the करेगा। father of the guerrilla war, his very popular theory is danger to the life comes from direction least expected. And the second point is there is no security against first bullet. There you are. So कुछ होना है So, तो होगा, और इसलिए मैं उससे परवाह कोई नहीं फर्क नहीं करती हूँ। पड़ता। पर जी, लोग बहुत चेता रहे हैं, चिंतित हैं, और बार बार सभी कहते हैं जरा ध्यान रखिए, जरा ध्यान। यहाँ तक मुझे तो कई लोग कहते हैं वॉक के लिए भी मत जाइए, घर में ही चहल कदमी कर लीजिए। और मैं नहीं तो सोचती हूँ कि उसे मैं 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 नहीं वो सोचती थियरी हूँ को कि तो मैं सब्सक्राइब नहीं करता। बिल्कुल, मैं आपके जो मिजाज है उसके साथ मैं भी आज तक जिया हूँ, और मैं मानता हूँ कि जब तक ईश्वर की कृपा है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने कहा है कि जेन जी के लिए क्या है, एक तो अपने को जेन जी मानना बंद कर दे, क्योंकि ये जो है ना, जेन एक्स, जेन जी, ये बड़े फरेबी कॉन्सेप्ट है। और ये इस बात से जुड़ जाते हैं, जो वेस्ट की फिलॉसफी है ना,
their view of history is a linear one, कि हम स्टोन एज से, कॉपर एज से, फ्ला ऐसे 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 चले, और आज का जो युग है सबसे एडवांस्ड है, और जो हमारे माता पिता का युग था या हमारे पूर्वजों का, वो तो बेचारे एवे ही थे, उनके पास क्या था। आज हमारे पास ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए हम ज्यादा अफलातून हैं। जी, इसी से कभी जेन एक्स, कभी जेन जी बनता है। युवा पीढ़ी कहिए आप यो जेनेक्स को ड्रॉप कर देते हैं, आप युवा पीढ़ी कहिए, नहीं, आने वाली मैं पीढ़ी बताना की। चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ा आपके लिए अगर कोई आधार बन सकता है आत्मसम्मान का जीवन जीने का, वो आपके परिवार को मत टूटने दीजिए। देखिए, देश को आप तभी बचाएंगे जब आपका परिवार बचा होगा, जब बिल्कुल आपका सही। मोहल्ला बचा होगा, जब आपका समाज बचा होगा। और ये जो हमें गिल्ट ट्रैप किया कि अपने जाति में शादी मत करो, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, ये बड़ी प्रोग्रेसिव है, नहीं। जब तक हिंदू समाज ने जाति व्यवस्था को संजो के रखा, कन्वर्जन माफिया भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तक। इसीलिए उनको बड़ी चिढ़ है हमारी जाति व्यवस्था से। और ज्ञान परंपराएं भी हमारी जितनी महान ज्ञान परंपराएं हर क्षेत्र में, चाहे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, चाहे साइंस के, कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में, वीविंग से लेकर हर चीज में हमारी ज्ञान परंपराएं जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। वो जाति व्यवस्था को और चीजों में तो आपने ध्वस्त कर ही दिया। आज एक वीवर का बेटा वीविंग नहीं करके रिक्शा चलाना प्रेफर करता है, पान बीड़ी की दुकान करता है। ये डी स्किलिंग ऑफ इंडिया हुआ है भारी पैमाने पर। दूसरा, शादी ब्याह के मामले में जैसे ही आप इश्तिहारों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, ये जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, मैरिज ब्यूरो के माध्यम से शादियां कर रहे हैं, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, कोई पता नहीं कहाँ से वो लोग आए हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं, तो आप देखिए परिवार भी टूट रहे हैं और समाज भी टूट रहा है। जाति के अंदर जिस समाज ने अभी भी शादियां करके रखी, उनके शादियों के झगड़े भी कोर्ट कचहरियों में नहीं जाते, क्योंकि समाज ही सुलझाता है। तो मेरा ये आग्रह है इस आज की पीढ़ी से और उनके माता पिता से, एक कसम खा लो कि परिवार के झगड़े कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। नंबर 2, परिवार में जो परिवार माँ पिता के लिए जगह नहीं बना सकता, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं रख सकता, जिसमें माँ पिता के लिए जगह नहीं, वो परिवार नहीं है। वो बिल्कुल सही है। डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। और जिसमें भाई भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आप सोचो देश को इकट्ठा रख लोगे, सवाल ही नहीं है। जहां बहन और भाई अदालतों में जाके झगड़े कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप समाज को इकट्ठा कर लेंगे, हिंदू एक हो जाएगा, हिंदू नहीं होगा। स्टार्ट विद योर फैमिली। और जाति व्यवस्था जो टूटी फूटी बची है, जिन समाजों ने बचा के रखी है, वो आज भी मजबूत है, चाहे वो धोबी समाज हो या पटेल समाज हो। मतलब आप देखते हैं ना, जहां थोड़ा बहुत इकट्ठ है, तो उसको मजबूत कीजिए। और ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में मत आइए। मोहल्ले भी अपने जो पुराने होते थे, आप अपने मोहल्ले भी अपनी जाति के अनुसार इकट्ठे होते थे। किसी पे विपदा आई तो 500,000 लोग 5 मिनट में इकट्ठे हो जाते थे। आज मेरे घर से मेरी बेटी को, मेरी बहन को, या मुझे ही कोई घसीट के ले जाए पुलिस वाला, कपड़े उतार के, 10 पड़ोसी खड़े होने के लिए भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो हम ये जो हमने एटोमाइज कर दिया है खुद को, ये एजेंडा कन्वर्जन माफिया का था, हमने उसे अपना लिया प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे। और महिलाओं को तो खासकर इन्होंने इतना पकलेट कर दिया है। आज की महिलाएं जो फेमिनिज्म की घुट्टी पी के या वो शहद चाट के बड़ी हो रही हैं, वो घातक हो गई हैं समाज के लिए। क्योंकि घर परिवार में केवल महिला को बाहर जाकर नौकरी चाकरी करना है, भले ही वहां उसकी दुर्गति होती रहे। जहां बातें आ रही हैं कि मिनिस्टर भी महिलाएं तब बनती हैं जब
कुछ किस्म की अभद्र हरकतें हाँ, करे, वो तो आप डॉक्टर ये जरूरी नहीं होना स्वामी ने चाहिए, कहा है। प्रोग्रेस का ये मापदंड नहीं माना जाना चाहिए कि परिवार और बच्चों को छोड़ के आप केवल नौकरी करोगे, बाहर से जी कमाई लाओगे तभी अच्छा आप लिबरेट। मधु जी, समय मैं मानता हूं कि हमारे लिए रुक नहीं रहा है, मगर एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इसको समापन के ओर ले जाते हैं। आने वाले 10 साल में जी, भाजपा और आरएसएस का भविष्य क्या देखते हैं आप? मैं तो चाहूंगी कि बिल्कुल नष्टो नाबूद हो जाए, ये बचाने लायक है ही नहीं। इतनी करप्शन, इतनी मॉरल डेग्रेडेशन आ चुकी है कि इनका राज चलता रहा। डॉक्टर व्यास, बहुत कड़े शब्द मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, देश को ये जायंट ब्रॉथल बना देंगे, और उसके साथ जो बहुत सी विकृतियां जुड़ी होती हैं वो अपने आप ही स्वयं ही आ जाएंगी। ये जी भाजपा और आरएसएस इतने मैले कुचैले ही नहीं, दे आर द मोस्ट डेडली वायरस जो आज का स्वरूप हमें दिख रहा है। और तो उनका हम बेस्ट प्रार्थना करें ऐसा ना हो, हम उनका प्रार्थना बेस्ट करें कि प्रोडक्ट उनका बेस्ट प्रोडक्ट यदि मोदी है, तो इसका नष्ट होना, इस पार्टी का और आरएसएस का नष्ट होना बहुत जरूरी है। पर और किसी पार्टी की गुलामी मत करो, धर्म गुरुओं के साथ जो समाज को जोड़ते हैं। सही है। आपका फोन कह रहा है आपका किसी का अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, मिलते रहेंगे। धन्यवाद मधु जी, आपने काफी मुद्दों पे काफी खुलकर अहमियत से बात की। मेरी व्यक्तिगत हैसियत से और मेरी चैनल द रियल डिबेट की ओर से, मेरे दर्शक मित्रों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी दहशत हो, जिसने भी आपको वो चेतावनी दी हो, ये सब गलत पड़े, और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।